दोस्तों, दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं, आप देखेंगे कि वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि मानव के जीवन की जो पूर्ति है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है जल। बिना खाद्यान्न के आप कई दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए मानव ने अपनी जहां भी बस्तियां बसाई, वो नदियों के किनारे या झरनों के किनारे या झीलों के किनारे बसाई। तो इसलिए बहुत सारे नगर आप देखेंगे कि वो नदियों के किनारे बसे हुए, और धीरे धीरे वो क्या है, महानगर के रूप में बदल गए हैं। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे नदियों के किनारे बसने वाले नगर। सबसे पहले हम सिंधु बेसिन देखेंगे। तो सिंधु बेसिन में आप देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे लेह शहर स्थित है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सिंधु नदी ऐसे निकलकर लद्दाख क्षेत्र में बहते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाते हैं। और ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है लेह। और लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। लेह, प्रश्न पूछा जाता है कि लेह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लेह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। पूछा जाता है झेलम नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो झेलम नदी के किनारे पहला शहर है पुलमावा, दूसरा है श्रीनगर। दोस्तों, पूछा जाता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर को हमने पिछली भी क्लास में बताया था। श्रीनगर अर्थात अशोक, सम्राट अशोक ने, तो महान है और ये क्या है, श्री आगे लगा हुआ है। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की है? तो सम्राट अशोक ने किया है। और कहाँ पर है? झेलम नदी के किनारे है। तो पुलमावा, श्रीनगर और एक शहर और है बारामूला। तो पूछा जाता है झेलम नदी के इन शहरों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो पुलमावा, श्रीनगर और बारामूला है। उसके बाद अगली नदी है चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी। तो प्रश्न पूछा जाता है चिनाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो चिनाब नदी शहर के किनारे डोडा बसा हुआ है, जो कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में। और फिर अगली नदी है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है चंबा, या इसे चंपा भी कहते हैं, चंपा। और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। पूछा जाता है चंपा किस नदी के किनारे है? तो चंपा रावी नदी के किनारे। फिर एक अगली नदी है और इस नदी का नाम है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के किनारे कोई प्रमुख शहर नहीं है। और अगली नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। और सतलज नदी के किनारे बिलासपुर, और ये हिमाचल प्रदेश में है बिलासपुर, ध्यान रखिएगा। और एक और है पंजाब का रूपनगर। तो पूछा जाता है रूपनगर किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। और कहाँ रूपनगर कहाँ का शहर है? पंजाब का। और फिर आगे ये आके पंचनद 1 2 3 4 5,
ये पांचों नदी कहलाती हैं पंचनद। पूछा जाता है पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो सिंधु नदी नहीं है, तो ये पंचनद है। और फिर पंचनद जो है पाकिस्तान के मिठानकोट में, ये कहां पर, मिठानकोट, मिठानकोट में मिल जाता है। तो इस तरीके से सिंधु बेसिन है, उसके प्रमुख शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा बेसिन के बारे में। गंगा बेसिन के बहुत सारे शहर नदी के किनारे स्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नदी है और इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, तो अलकनंदा किस के किनारे स्थित है, यहां पे एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है बद्रीनाथ। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बद्रीनाथ कहां पर स्थित है। बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अलकनंदा और एक दूसरी नदी जिसका नाम है धौली गंगा। कौन सी नदी है, धौली गंगा। और यहां पर एक स्थल है जिसका नाम है विष्णुप्रयाग। प्रश्न पूछा जाता है विष्णुप्रयाग किस संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा और धौली गंगा। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, एक नदी और इधर से आके मिलती है और इसका नाम है नंदाकिनी। और ये जब अलकनंदा में मिलती है तो यह स्थल कहलाता है नंदप्रयाग। प्रश्न पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी के किनारे कौन कौन से स्थल स्थित हैं, तो बद्रीनाथ है, विष्णुप्रयाग है और नंदप्रयाग है। फिर एक नदी और आती है इधर से बहते हुए, अलकनंदा में ही मिलती है और ये कहलाता है कर्णप्रयाग। और इस नदी का नाम पिछले भी हमने वीडियो में बताया था क्लास में, इसका नाम है पिंडार नदी। तो अलकनंदा नदी के किनारे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग है। और फिर एक नदी आके मंदाकिनी नदी। पूछा जाता है केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और जब दोनों मिलते हैं तो यह कहलाता है रुद्रप्रयाग। फिर अगली नदी है भागीरथी नदी। प्रश्न पूछा जाता है भागीरथी नदी और अलकनंदा कहां पे मिलते हैं, तो ये मिलता है देवप्रयाग में। फिर ये देवप्रयाग से नदी आगे बढ़ती है और फिर कर बनाती है, फिर पहुंचती है ऋषिकेश। तो और देवप्रयाग से ही ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। तो ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे है। फिर ये हरिद्वार पहुंच जाती है। और हरिद्वार में किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार से नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है और फिर आगे पहुंचती है कन्नौज। कहां पहुंच जाती है, कन्नौज। और कन्नौज में एक दूसरी नदी आती है रामगंगा। प्रश्न पूछा जाता है मुरादाबाद किस शहर के किनारे स्थित है, तो मुरादाबाद रामगंगा के किनारे स्थित है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि रामगंगा और गंगा कहाँ पे मिलते हैं, तो कन्नौज में मिलता है। और फिर आगे ये नदी कहाँ पहुँच जाती है, कानपुर।
और कानपुर के बाद फिर ये नदी आगे पहुंच जाती है प्रयागराज। प्रयागराज से फिर मिर्जापुर होते हुए ये पहुंच जाती है वाराणसी। वाराणसी से ये बक्सर के साइड से होते हुए बलिया पहुंचती है। तो ये शहर जो है इस नदी के किनारे स्थित है। और बक्सर बलिया से फिर छपरा बिहार में पड़ेगा। और पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। छपरा के बाद पटना के बाद मुंगेर, फिर भागलपुर होते हुए फिर आगे झारखंड की सीमा बनाती है। और झारखंड की सीमा बनाने के बाद फिर ये फरक्का पहुंचती है। फरक्का और फरक्का के बाद फिर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग बांग्लादेश पहुंच जाता है, दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। और हुगली नदी के किनारे मुर्शिदाबाद, प्रश्न पूछा जाता है मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मुर्शिदाबाद हुगली नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला स्थल है बहरामपुर। थोड़ा सा बहरामपुर, और फिर कोलकाता, जो गंगा नदी के किनारे ही स्थित है, या हुगली नदी भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर से और कई सहायक नदियां गंगा में मिलती हैं। तो इन गंगा नदियों में मिलने वाली नदियों में एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। और गोमती नदी जो है लखनऊ होते हुए आती है। प्रश्न पूछा जाता है कि गोमती नदी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे है। और फिर ये नदी आगे बढ़ जाती है। उसके बाद अगली नदी आती है, इन दोनों के बीच में एक नदी और बहती हुई आती है और इसका नाम है सई नदी। और सई नदी रायबरेली होते हुए आगे प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। सई नदी को प्रतापगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, प्रतापगढ़। और फिर आगे इसी यानी गोमती नदी में मिल जाती हैं। फिर ये वाराणसी के आगे जो है गंगा में मिल जाते हैं। उत्तर से आने वाली कई सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम उन्हीं नदियों के बारे में बात करेंगे जो किसी शहर के किनारे स्थित हैं या उनके किनारे कोई शहर बसा हुआ है। तो अगली नदी आती है काली नदी। काली नदी नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और इसे यहाँ पर शारदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शारदा नदी के। और शारदा नदी से ही एक स्थल है बनबसा और वहीं से शारदा नहर निकाला गया है। उसके बाद शारदा ये आगे बढ़ती है। फिर उत्तर से एक दूसरी नदी आती है जिसका नाम है घाघरा नदी। ये एक्चुअल में घाघरा जो है एक घाघरा महिलाओं के वस्त्र से संबंधित है कि जब महिलाएं घाघरा पहनती तो वो ऐसे ऐसे हिलता डुलता है। उसी तरीके से घाघरा नदी जब अपने उफान पे होती है तो ऐसे ऐसे करके हिलोरे लेती है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? घाघरा नदी। और फिर ये नदी आगे बढ़कर इस नदी में मिल जाती है और फिर आगे ये सरयू के नाम से जानी जाती है, सरयू। और सरयू नदी के किनारे स्थित है फैजाबाद या आप कह सकते हैं
अयोध्या। तो प्रश्न पूछा जाता है अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे। और फिर ये आगे जाके ये छपरा के पास गंगा में मिल जाते हैं। उसके बाद अगली सहायक नदियों में राप्ती नदी आते हैं। कौन सी? राप्ती नदी। राप्ती नदी। और राप्ती नदी कहां से आती है? गोरखपुर होते हुए। प्रश्न पूछा जाता है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और फिर ये नदी में आके इसी में मिल जाते हैं। तो उत्तर से आने वाली जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे बसे हुए महानगरों के बारे में यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरी नदी है गंगा के दाहिने तट की सहायक नदियों में, और यहां से नदी निकलती है यमुना नदी। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में काफी कुछ समझा दिया है। और उसके बाद ये दिल्ली पहुंचती हैं। इन नदियों के उद्गम के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, और यहां पे हम लोग पढ़ा रहे हैं इन नदियों के किनारे बसने वाले नगरों के बारे में। तो पहला नगर कौन सा पड़ता है? दिल्ली। दिल्ली के बाद नोएडा, नोएडा के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद फिर ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाते हैं। और इस नदी का नाम है यमुना नदी। तो इस तरीके से दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, हमीरपुर और प्रयागराज, तो ये जो स्थल है गंगा और हमीरपुर, सॉरी गंगा और यमुना, ये गंगा नदी हो गई और ये यमुना नदी, और इस मैदान को अंतर्वेदी कहा गया है। क्या कहा गया है? अंतर्वेदी, या इसे ब्रह्मर्षि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मर्षि। तो गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? सोमदेव की कथा सरित सागर में इसे अंतर्वेद के रूप में बताया गया है कि ये अंतर्वेद भूमि है। उसके बाद यमुना की सहायक नदियों में चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ये चंबल नदी है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू जिले से निकलती है। तो पूछा जाता है महू किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के। फिर ये नदी पहुँचती है कोटा। कहाँ पे? कोटा में पहुँचती है। फिर जाके यमुना में मिल जाती है। उसके बाद सिंध नदी है, तो किसी शहर के किनारे नहीं स्थित है कोई शहर, सॉरी, सिंध नदी। और फिर अगली है केन नदी, सॉरी बेतवा, बेतवा नदी। तो बेतवा जो है हमीरपुर के पास आके मिल जाती है। उसके बाद है केन। कौन सी नदी? केन। और केन किस शहर के नदी, इसके किनारे कौन सा शहर है? तो बांदा शहर है। तो इस तरीके से इन नदियों के किनारे बसने वाले शहर हैं। उसके बाद फिर और सारी नदियां हैं, जैसे जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे हैं, तो वो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे शहर हैं, इन नदियों के किनारे इनके बसने वाले क्रम के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।